बहुत स्वागत है आपका मिलिंद जी एनडीटीवी पावर प्ले पे। थैंक यू। आपके आने से पहले अभी मुख्यमंत्री जी यहाँ पर थे और मुख्यमंत्री जी ने आपके नेता एकनाथ शिंदे जी के बारे में एक बात कही। उन्होंने कहा कि एकनाथ जी को हैंडल करना बहुत आसान है क्योंकि वो बहुत इमोशनल है। आप सहमत हैं? देखिए, एक बात मैं कह सकता हूं कि ये देवेंद्र जी का एक अलग सा अनुभव हो सकता है, लेकिन मैंने जो देखा है पिछले कई वर्षों में, और शिंदे साहब के नेतृत्व में शिवसेना ज्वाइन करने के पहले भी मैं शिंदे साहब को जानता हूं, इमोशनल से ज्यादा वे बहुत एक्सेसिबल है। एंड उनकी जो सबसे बड़ी विशेषता और सबसे बड़ी ताकत कि वे सभी के लिए 24/7 एक्सेसिबल। मैं कभी कभी कहता हूं कि आपको थोड़ा एक्सेसिबिलिटी थोड़ा सा कंट्रोल करना चाहिए, बट उनकी जो सोर्स है कि जहां से उनको ताकत मिलती है, जहां से उनको प्रेरणा मिलती है, इंस्पिरेशन मिलती है, वो यही है कि सभी लोगों के लिए उपलब्ध रहते हैं, चाहे मुंबई के बड़े व्यापारी हो या सबसे जो आम नागरिक। सो मोर देन इमोशनल आई वुड से कि हिज एक्सेसिबिलिटी इज समथिंग विच इज वेरी यूनिक। मैंने राजनीति में ऐसे बहुत कम लोगों को देखा है। इनफैक्ट मेरे स्वर्गीय पिताजी जब उनके पीक टाइम पे, वे भी उनका भी सिमिलर स्वभाव था कि चाहे कोई भी आवे, कार्यकर्ता से लेकर कोई बड़े व्यक्ति तक, मीन्स आ जाओ बेटा बैठो, खाना खाया कि नहीं, कुछ पी लो। तो ये मैं मानता हूं कि इस प्रकार की जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, ये फर्स्ट जनरेशन पॉलिटिकल लीडर्स में आपको दिखाई देते हैं, और इनमें जो सेवा करने की जो भावना है, जो भूख है, वो आजकल बहुत कम लोगों में दिखाई देती है। एकनाथ शिंदे जी में 100% जब भी लोग उनको मिलते हैं तो दे वॉक अवे विद दैट फीलिंग अबाउट हिम। मैं मुंबई और मुंबईकर पर आऊं उससे पहले एक सवाल और पूछूंगी आपसे, क्योंकि जब विधानसभा चुनाव हुए तो उस समय ये कहा गया कि रियल शिवसेना कौन सी है ये जनता ने बता दिया है। अब क्या बीएमसी के चुनाव भी रियल शिवसेना पर मोहर लगाएंगे? नहीं, आई थिंक ये बात ऑलरेडी तय हो चुका है। इस बात पर अभी रियल शिवसेना पर इस पर कोई डिबेट नहीं है, कोई बहस नहीं है। ये लोकसभा चुनाव के बाद, विधानसभा के चुनाव के बाद ये स्थापित हुई है कि शिंदे साहब के नेतृत्व में धनुष्यबाण ही सिंबल और शिंदे साहब ही सचमुच बाला साहेब ठाकरे के वारिस है। और इसी का कारण है कि पिछले एक वर्ष में विधानसभा चुनाव समाप्त होने के बाद और आज सुबह तक भारी संख्या में मनसे के कार्यकर्ता हो या उभाटा के कार्यकर्ता, भारी संख्या में आज भी शिंदे साहब के नेतृत्व में शिवसेना ज्वाइन करे। तो इसका साफ मतलब है कि आम जो वोटर है, वे चाहते हैं कि, और उनको जानकारी है इस बात के बारे में और कॉन्फिडेंस भी है कि यदि उनकी समस्या को कोई दूर कर सके, उनके समस्याओं को दूर करने के लिए कोई एक उपाय ढूंढ सके, तो वो केवल, जहां तक शिवसेना की वोटर्स है, वो केवल शिंदे साहब के नेतृत्व में हो सकता है। क्योंकि आप साउथ मुंबई से एमपी रहे, आप इतने समय तक, आप मुंबईकर खुद हैं, मुझे आपसे पूछना है कि बीएमसी के चुनाव में एक आम मुंबईकर के लिए सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? क्योंकि इस चुनाव में जिस तरह से मराठी अस्मिता, मराठी मानुष का मुद्दा उठा दिया, क्या एक आम मुंबईकर और एक युवा वोटर के लिए ये सबसे बड़ा मुद्दा हो गया? सबसे बड़ा मुद्दा आम मुंबईकरों के लिए अकाउंटेबिलिटी, और इसका साफ कारण है कि मुंबई महानगर पालिका भारत की और एशिया की सबसे अमीर महानगर पालिका। हम लोग हमेशा बाहर के लोगों को ये कहते हैं और गर्व से कहते हैं, गौरव से कहते हैं कि मुंबई इज द कंट्रीज लार्जेस्ट म्यूनिसिपैलिटी। इनफैक्ट भारत की 5 राज्य सरकार है जो मुंबई महानगर पालिका की वार्षिक बजट है, और उन 5 राज्य सरकार की बजट में मुंबई महानगर पालिका की बजट इज बिगर देन दिस। बिल्कुल। उसमें 4 नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स है, आई थिंक गोवा भी है। लेकिन जिस प्रकार से पिछले 25 वर्षों से मुंबई महानगर पालिका को एक एटीएम के रूप में यूज किया गया, बैंकों में जब हम जाते हैं तो एटीएम मींस ऑटोमेटेड टेलर मशीन। कुछ लोगों ने, कुछ परिवारों ने एटीएम मुंबई महानगर पालिका को एनी टाइम मनी के रूप में किया। जब भी उनको पैसे विड्रॉ करना है तो मुंबई महानगर पालिका में जाकर पैसे विड्रॉ करते हैं। और इसलिए मैं हर जगह पे जाता हूं, मैं भाषण में भी कहता हूं कि हम भी एटीएम के रूप में मुंबई महानगर पालिका को यूज करना चाहते हैं, लेकिन हमारे लिए एटीएम का मतलब है अकाउंटेबल टू मुंबईकर्स।
और अकाउंटेबिलिटी। आम मुंबईकर चाहती है कि रोड की समस्या हो, एजुकेशन की समस्या हो, पब्लिक हॉस्पिटल्स की इशू हो, बीएसटी बसेस, इलेक्ट्रिसिटी। मुंबई महानगर पालिका को अकाउंटेबल बनना चाहिए, और यही मैं मानता हूं एक बहुत बड़ा इशू है। पिछले कई वर्षों में लोगों ने देखा है कि राज्य सरकार, केंद्र सरकार आम मुंबईकरों के लिए काम करे। पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का इशू हो, गृह निर्माण, जो मैं मानता हूं सबसे बड़ा इशू हाउसिंग है, क्योंकि आपने मुझे पूछा कि अकाउंटेबिलिटी के अलावा कौन सा सबसे बड़ा इशू है। आज जिस प्रकार से, जिस तेजी से मुंबई में रीडेवलपमेंट का काम हो रहा है, जो लोग झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं, जो लोग पुराने जर्जर इमारतों में रहते हैं, और उनकी एक प्रकार से उनका सपना है, एक आकांक्षा है, अपेक्षा है कि मेरे चौल का, मेरा स्लम का जल्द से जल्द रीडेवलपमेंट होना चाहिए। ये मैं मानता हूं एक बहुत बड़ा इशू है मुंबईकरों के लिए, और जिस तेजी से ये काम राज्य सरकार कर रही है, मुंबईकर समझते हैं कि यदि मुंबई महानगर पालिका भी राज्य सरकार, केंद्र सरकार के साथ उनके बीच में समन्वय होगी, कोऑर्डिनेशन होगी, तो अधिक तेजी से काम हो सकती है। मैंने मिलिंद जी ये सवाल इसलिए पूछा था मराठी अस्मिता का, क्योंकि इस चुनाव में आपसे पहले भी कई जो नेता अभी आए हैं पावर प्ले में, हम उनसे सवाल इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि जो पूरा नैरेटिव है बीएमसी का चुनाव क्या है भाई, सड़क, पानी, बिजली, ये भी के जो ट्रैफिक समस्या है मुंबई की, ये इससे हर कोई दो चार है, लेकिन नैरेटिव ये है, कोई बोलता है मुस्लिम मेयर हो, हिंदू मेयर क्यों नहीं है, मराठी मेयर कैसे होगा, नॉन मराठी कैसे हो सकता है, ये पूरा डिस्कोर्स ही बदल गया है। नहीं, ये नैरेटिव, मुंबईकर को ये नैरेटिव विपक्ष के कुछ लोग कर रहे हैं, और आपकी पार्टी के नेता भी कहते हैं, नहीं, ये बीजेपी के नेता भी कहते हैं। हर इलेक्शन में, और खास करके हर कॉरपोरेशन के चुनाव में, दो परिवार है जो लोगों को केवल भावुक मुद्दों की ओर आकर्षित करना चाहते हैं, उनको एक प्रकार से गलत तरह से प्रभावित करना चाहते हैं। हमारा उद्देश्य बिल्कुल साफ है, हम विकास के मुद्दों के आधार पर लड़ रहे हैं। अभी कुछ समय पहले, इसके 1 घंटे पहले, मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के नेतृत्व में हमने एक जाहिरनामा, एक घोषणा पत्र, एक मैनिफेस्टो मुंबईकरों के लिए रिलीज किया। आप यदि उस मैनिफेस्टो को पढ़ोगे, मेन मुद्दे अकाउंटेबिलिटी और डेवलपमेंट है। और जैसे मैंने कहा कि आज आप, यदि आप बाहर से आओगे, यदि आप एक मुंबईकर हो, तो आपको परिवर्तन, बदलाव आपकी आंखों के सामने आपको दिखाई दे रहा है। पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन, आज यदि आप मेट्रो का उदाहरण लोगे, आज मैं बहुत ही विश्वास के साथ कह सकता हूं, मुझे लंदन मेट्रो, पेरिस मेट्रो, न्यूयॉर्क मेट्रो, सिंगापुर मेट्रो में जाने का एक अवसर मिला है। आई कैन टेल यू विद ग्रेट कॉन्फिडेंस कि मुंबई का जो मेट्रो है, ये विश्व के किसी भी मेट्रो से अधिक आधुनिक है, अधिक मॉडर्न है, एंड इट्स मच मच बेटर मेट्रो। सो ये मुंबईकरों के लिए बहुत बड़ी गर्व की बात है। आज यदि धारावी का आप उदाहरण लोगे, आज मेरे क्षेत्र में कमाठीपुरा इलाका है, कमाठीपुरा इलाके में जिस प्रकार से धारावी, बहुत से लोग, हम लोग धारावी पर फोकस करते हैं क्योंकि विपक्ष का काम है धारावी पर फोकस करना। आज कमाठीपुरा में, दक्षिण मुंबई में, कमाठीपुरा में हम क्लस्टर रीडेवलपमेंट के माध्यम से, जो लोग वहां रहते हैं, जर्जर इमारतों में रहते हैं, डिलैपिडेटेड बिल्डिंग्स में रहते हैं, झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं, 8000 परिवारों को, ये मैं इस बात पर मुझे गर्व है कि मेरे प्रयासों से काम हो रहा है, 8000 परिवारों को हम उसी क्षेत्र में परमानेंट बेसिस पर मिनिमम 550 स्क्वायर फुट चटाई मींस कारपेट एरिया का घर देने वाले। उसी क्षेत्र में उनको ट्रांजिट अकोमोडेशन दिया जाएगा, क्योंकि जब रीडेवलपमेंट का काम होता है, बहुत बड़ी जो मुसीबत है, बहुत बड़ी इशू होती है, इनफैक्ट एक बहुत बड़ा राजनीतिक इशू बनता है कि लोग कहते हैं कि जब रीडेवलपमेंट हो रही है हमें शिफ्ट मत कीजिए, हमें ट्रांजिट टाइम जब 3 साल 4 साल लगेगा बिल्डिंग को बांधने में, आप हमें बाहर मत भेज दीजिए। जिस प्रकार से धारावी में हो रहा है, उसी प्रकार से कमाठीपुरा में हो रहा है। क्लस्टर रीडेवलप, क्योंकि उनके बच्चे वहीं पे पढ़ते हैं, उनका काम वहीं पे है, तो उसी क्षेत्र में उनको घर दिया जाएगा, उसी क्षेत्र में उनको परमानेंट बेसिस पर अकोमोडेशन दिया जाएगा। तो ये मैं मानता हूं कि गेम चेंजर्स इश्यूज हैं, जिनके आधार पर मुंबई के मतदाताओं ने महायुति को असेंबली इलेक्शन में, पार्लियामेंट में इलेक्शन में एक भारी बहुमत दिया था, और उसी आधार पे मुंबई महानगर पालिका में हमें भारी बहुमत मिली। मिलिंद जी, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, आपके पिताजी भी द लेट मुरली देवरा केम फ्रॉम राजस्थान, उनकी फैमिली, आप
वो भी यहाँ महाराष्ट्र में मतलब मुंबई में मेयर रहे। अब मुझे ये बताइए कि आज के समय पे क्या आप ये कह सकते हैं, आपने कहा गेम चेंजर इश्यूज हैं, हम इन पर फोकस करते हैं, लेकिन क्या आज आप इस मंच से बोल सकते हैं कि आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, शिवसेना को कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई मराठी या नॉन मराठी कोई भी बन सकता है मेयर? आप बोल पाएंगे? देखिए, मेरे फादर मुंबई के महापौर थे, इस बात पर कोई डाउट नहीं है। मेरे फादर सबसे पहले एक मुंबईकर थे। नहीं तो फिर वही बात आ गई ना, मुंबईकर थे इसीलिए वो मेयर नहीं, तो इसलिए एक मुंबईकर थे और एक मुंबईकर होने के नाते मुंबई की क्या समस्या है, क्या इश्यूज है, कॉरपोरेटर भी रह चुके हैं। तो इसलिए जब हमारी पार्टी और हमारे महायुति ने कहा है कि मुंबई की महापौर, हमने कहा कि देवेंद्र फडणवीस जी ने कहा, उप मुख्यमंत्री ने कहा, उन्होंने बहुत स्पष्ट कहा कि मुंबई का महापौर कौन होगा। तो हम इन चीजों को केवल उन लोगों को जवाब दे रहे हैं जो लोगों को केवल उनके ध्यान कहीं और आकर्षित करना चाहते हैं। आज की मैनिफेस्टो रिलीज में मुख्यमंत्री ने कहा, उप मुख्यमंत्री ने कहा, तो फिर डिफ्लेक्शन है। देखिए, नहीं, सुनिए मेरे बात, सुनिए बात। हमने डायरेक्टली चैलेंज दिया उनको कि चलिए आप मराठी की इशू, मराठी अमराठी कौन है, इस इशू से दूर हटकर आप विकास के बारे में बात कीजिए। आज मैंने मेट्रो का उदाहरण दिया। आप यदि मुंबई में जाओगे, उत्तर मुंबई से लेकर दक्षिण मुंबई तक, होर्डिंग्स में आपको मराठी में उभाटा का एक कैंपेन स्लोगन दिखाई देगा। बेसिकली मराठी में कह रहे कि हमने काम किया। आज आप मेट्रो का बहुत सुंदर उदाहरण मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। मेट्रो, ठीक है, मेट्रो अंडरग्राउंड मेट्रो है, लेकिन मेट्रो ट्रैक्स के सामने वैसे स्पीड ब्रेकर्स नहीं होते, लेकिन यदि किसी ने स्पीड ब्रेकर लगाया तो आदित्य ठाकरे ने लगाया। यदि आदित्य ठाकरे ने मेट्रो के सामने स्पीड ब्रेकर नहीं लगाया होता तो आज मैं कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूं कि मुंबईकरों को हम 4 साल पहले मेट्रो डिलीवर कर सकते थे। यदि कुछ लोगों ने नवी मुंबई एयरपोर्ट के सामने अड़चन नहीं खड़ा किया तो 10 साल पहले हम नवी मुंबई, प्रफुल्ल पटेल जी उस समय सिविल एविएशन मिनिस्टर थे, हम नवी मुंबई एयरपोर्ट डिलीवर कर सकते थे। यदि पहले कुछ लोगों ने अटल सेतु, जो देश का सबसे बड़ा ओवरसी ब्रिज है, उसके सामने यदि अड़चन नहीं खड़ा किया होता था तो हम 10 साल पहले अटल सेतु, उस समय मुंबई ट्रांस हार्बर सीलिंग का नाम था, हम डिलीवर कर सकते थे। तो आज हम भी चाहते हैं कि इन भावुक मुद्दों से दूर हटकर हम विकास के मुद्दों के आधार पर हम चुनाव लड़ना चाहते हैं और कर रहे हैं और लड़ रहे हैं। लेकिन कुछ लोग हैं, मानते हैं मिलिंद जी, आप बहुत एक पढ़े लिखे नेता हैं, आप मुंबईकर हैं, तो नहीं, ये कम होता है ना राजनीति में तो आप क्योंकि आपकी एक छवि भी ऐसी है कि लोग मानते हैं कि आप इन समस्याओं को समझते हैं, लेकिन इसी के साथ साथ आपकी भी व्यवस्था है कि आप खुलकर ये नहीं बोल पाएंगे कि कोई नॉन मराठी भी बने यहाँ पर मेयर, और इस मंच से नहीं बोल पाएंगे, ये आपकी भी व्यवस्था है। देखिए, ये केवल किसी को, मैं फिर से इस बात को रिपीट कर रहा हूं, कुछ लोग, उनका काम है कि हर बीएमसी चुनाव में, क्योंकि वे पिछले 25 वर्षों से 30 वर्षों से सत्ता में हैं, तो लोगों को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए वे इस इशू को एक भावुक इशू बना रहे हैं। हमने उनको जवाब दिया, और जैसे देवेंद्र जी ने स्पष्ट कहा, मैं उस बात को मानता हूं कि हर शहर में, हर राज्य में जो लोकल संस्कृति है, लोकल प्राइड है, लोकल अस्मिता है, उसका भी प्रतिनिधित्व होना चाहिए। तो इस बात पे मैं नहीं मानता हूं कि कोई इशू है। इनफैक्ट मैं आपको कह सकता हूं कि मेरे फादर, जी हां, एक राजस्थान समाज के थे, एक मुंबईकर थे, लेकिन सबसे ज्यादा काम उन्होंने मराठी भाषी के लिए किया। उनके लिए जो सबसे बड़ा इशू हाउसिंग का था, पीएमजीपी प्रकल्प उन्होंने शुरू किया, जिसकी वजह से लाखों लोगों को पूरी मुंबई में, उत्तर मुंबई से लेकर दक्षिण मुंबई तक हमने घर दिलवाया। सो हमारा उद्देश्य है कि मुंबईकर जो है, जो मूल रहवासी है, उनकी समस्याओं को हमें दूर करना चाहिए, और हम उनको जवाब दे रहे हैं, जबकि वे केवल भावुक मुद्दों में लोगों को फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि उन लोगों के लिए जो भूमिपुत्र है, उनके लिए हमने काम करके दिखाया, हमने उनको घर दिलवाया। ये फर्क है हम दोनों में। राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे के साथ आने से क्या बीएमसी में आप लोगों के लिए डर है, और खासकर शिवसेना में डर है? नहीं, मुझे नहीं लग रहा है किसी को डर है, बिकॉज देखिए, हमारे पास एक, जैसे मैंने कहा कि एक एजेंडा है। महिलाओं के लिए लाड़की बहन स्कीम लागू किया गया है, तरुण पीढ़ी के लिए, युवा पीढ़ी के लिए, भावी पीढ़ी के लिए, जेन जी के लिए, ऐसे बहुत सारे स्कीम्स है जिससे यंग पीढ़ी, भावी पीढ़ी से फायदा उठा रहे हैं।
और जो मुख्य मुद्दे हैं, जो अकाउंटेबिलिटी एक बहुत बड़ा मुद्दा है, गृह निर्माण, हाउसिंग एक बहुत बड़ा मुद्दा है, हमारा ट्रैक रिकॉर्ड बिल्कुल साफ है, हमारा ट्रैक रिकॉर्ड बिल्कुल क्लियर है। और हमने जो डिलीवर किया है इन इश्यूज को लेकर मुझे यकीन है यही एक आधार बनेगा जिसके आधार पे लोग हमें वोट देंगे। चलिए मिलिंद जी, मैं ये बस कहना चाहती हूँ कि बीएमसी का चुनाव बिल्कुल सर पर है। आज आप लोगों ने मैनिफेस्टो जारी किया है, इसका इंतजार बहुत दिन से किया जा रहा था। कह रहे थे लोग रोड मैप, कोई एक संकल्प पत्र तो होना चाहिए, अब आपने वो भी सामने रख दिया है। मैं उम्मीद कर रही हूँ कि जो आम मुंबईकर है और जो महाराष्ट्र के लोग हैं वो इस पर भरोसा कर पाए, आपके वादों पर भरोसा कर पाए। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। थैंक यू सो मच।